हेलो दोस्तों। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ये एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। तो एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी इट इज एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट सम एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एंड सच एंटीजेंस आर नोन एज एलर्जेन। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में, आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे तत्व प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके कारण हमें एलर्जी हो सकती है। और एलर्जी और कुछ भी नहीं है कि नॉर्मली हमारी बॉडी जितने भी इन्वायरमेंट है उसके उसको रिस्पॉन्स करती है। यानी कि डस्ट वगैरह पार्टिकल आए तो हमारा, जैसे हमें स्नीजिंग हो गई, छींक वगैरह आ गई, तो फिर ये नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स, जब ये रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसे हम लोग एलर्जी बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं टिपिकली एलर्जी होती है तो एलर्जेंस से होती है। लेकिन अब यहाँ पे एलर्जेंस और एंटीजेंस में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो एंटीजेंस देख लेते हैं। एनी सबस्टेंस मोस्टली प्रोटीन विच स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय बी लिम्फोसाइट। तो एंटीजेंस क्या है, टिपिकली ये प्रोटीन होते हैं बेसिकली, और ये बी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करके बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कराते हैं। जबकि एलर्जेंस क्या है, एलर्जेंस एनी सबस्टेंस, कुछ भी हो सकते हैं, दैट कैन कॉज एलर्जी। मे बी प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, इवन एनिमल्स के विंग्स हो सकते हैं, स्केल हो सकते हैं, एंड माइट्स हो सकते हैं। फिर एंटीजेंस देख लेते हैं। सेम रिस्पॉन्स इन एवरीवन। एंटीजेंस क्या करेंगे, हमें जो भी रिस्पॉन्स होगा सभी में समान रूप से देखना पड़ेगा। यानी कि कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया है और वो स्पेसिफिक डिजीज कॉज करता है, तो जितने भी पर्सन होंगे ह्यूमन पॉपुलेशन में कॉज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है मेरे अंदर कोई दूसरी डिजीज कॉज कर देगा सेम बैक्टीरिया, और दूसरे पर्सन में कोई दूसरी डिजीज कॉज कर देगा। एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पर्टिकुलर डिजीज सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स होंगे सब में सेम ही डिजीज कॉज कर देगा, करेगा। जबकि एलर्जेंस के केस में ऐसा नहीं है। एलर्जेंस में बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो एलर्जेंस वेरी कर सकता है। अब मुझे हो सकता है कि डस्ट से एलर्जी हो, और किसी दूसरे पर्सन को हो सकता है, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो, किसी को हो सकता है एक पर्टिकुलर खाने से भी एलर्जी हो सकता है, किसी को हो सकता है दाल से एलर्जी हो, किसी को हो सकता है दूध से एलर्जी हो। तो एलर्जेंस में कुछ भी हो सकता है। अब एंटीजेंस पे देख लेते हैं। एंटीजेंस में एएमआई एंड सीएमआई एक्टिवेट हो जाते हैं। एएमआई यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और सीएमआई मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि इसमें बी लिम्फोसाइट वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे और टी लिम्फोसाइट वगैरह भी एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन एलर्जेंस के केस में ओनली एएमआई वर्क करेगा, जबकि सीएमआई का कोई रोल नहीं रहेगा। यानी कि एएमआई जो है वो बी लिम्फोसाइट वगैरह स्टिमुलेट होंगे। अब देख लेते हैं डिजीज। डिजीज में देख लेते हैं क्या हो गया। अभी हम लोगों ने एलर्जी देख रहे थे। अब डिजीज में ये है मेरा ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये क्या है, एलर्जी ऑफ लंग्स है। लंग्स की एलर्जी होती है टिपिकली अस्थमा। अब इसमें क्या होता है, एलर्जेंस। एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं। तो हर पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट चीजों से एलर्जी होती है। तो जैसे मान लेते हैं किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है। अब वो पोलन ग्रेन किसी के बॉडी में एंटर किया, तो हम लोग कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं, ब्रोंकियल अस्थमा पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा में टिपिकली नोज से कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या एलर्जेंस एंटर करता है। तो अब एलर्जेंस की एंट्री हो गई। अब ये क्या करेगा, आईजीजी को स्टिमुलेट करेगा, और एलर्जेंट एंट्री हुई और आईजीजी क्या करेगी, मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देगी। अब जैसे ही मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करता है, मास्ट सेल हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को रिलीज करवाता है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जिसमें से ब्रोंकियल अस्थमा के केस में मेरा सेरोटोनिन का मेन रोल होता है। सेरोटोनिन क्या करता है, ब्रोंकियोस्पाज्म करा देता है। हिस्टामिन हम लोग जानते हैं कि जैसे मास्ट सेल एक्टिवेट होता है, हिस्टामिन क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है, जबकि सेरोटोनिन जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टली नेचर का होता है। तो वो क्या कराता है, किसी भी चीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। तो इससे क्या करता है, ब्रोंकियोस्पाज्म कराने लगता है। अब इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। यानी कि जैसे हमारी विंड पाइप है वो नैरो हो जाती है, और जगह कम बचता है हमारे एयर को इनहेल और एक्सहेल करने में। और ये और क्या क्या होता है, और जो हिस्टामिन होता है वो क्या करता है, ब्रोंक्यूल्स पे अटैक करता है और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन करवा देता है। तो जाहिर सी बात है, पैसेज नैरो हो गया, साथ ही ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया,
और जैसे जैसे जितना इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा उसके साथ साथ एक्सेस म्यूकस भी रिलीज हो जाने लगता है। तो ये अस्थमा का नॉर्मल केस हो गया कि कैसे कैसे क्या होता है, प्रोसेस जो भी है हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे देख लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे वर्क करता है और किस तरह हम लोग के लिए हार्मफुल हो जाता है कभी कभी। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, दो स्टेप होते हैं इसमें, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या करते हैं हम लोग, बाहर के आउटसाइड को एयर को अंदर के साइड लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, और एक्सपायरेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक्सहेल करते हैं। तो टिपिकली इंस्पायरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है और इसमें एटीपी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, एटीपी इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग अस्थमा के केस में आराम से सांस अंदर को इनहेल कर सकते हैं। लेकिन एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है और वो प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होता है। जब इंटरनल लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो नॉर्मली अपने आप एक्सहेल हो जाता है। तो ये टिपिकली पैसिव प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस है, इसलिए इंस्पिरेशन तो एक्टिवली प्रोसेस हो जाता है आराम से जब हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन अगर अस्थमा के केस में है, मेरा जो विंड पाइप है पहले से उसमें इन्फ्लेमेशन हो रखा है, पाथ नैरो हो गया है, तो जैसे ही हम लोग एक्सेल करने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्टी आएगी, डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और जैसे जैसे फिर सांस ले लेंगे तो सांस तो अंदर चली जाएगी, लेकिन फिर जैसे हम लोग सांस छोड़ेंगे तो उसके साथ साथ डिफिकल्टी होगी और साथ ही साथ व्हीजिंग साउंड भी आएगा, और इसमें रेपिटेड कफिंग होता है। तो इसका टिपिकल फीचर हो जाता है ब्रोंकियल अस्थमा का व्हीजिंग साउंड। तो व्हीजिंग साउंड इसमें आता है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है, और इसके साथ साथ हमें रेपिटेड कफिंग देखने को मिलता है, यानी कि कफिंग उसमें होती रहती है क्योंकि ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है और यहाँ पे एक्सेस म्यूकस रिलीज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कफिंग देखने को मिलती है। और कई बार अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो सीवियर केसेस में आदमी की डेथ भी हो सकती है, डेथ इन सीवियर केसेस। फिर अब हम लोग ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो नॉर्मली हम लोग के पास एलर्जी का कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, हम लोग सिम्टम बेस इसमें एलर्जी करते हैं। और सिम्टम बेस कैसे एलर्जी करते हैं कि इसका क्या हुआ है, जैसे रेस्पिरेटरी पैसेज नैरो हो गया है और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उस इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए और जो भी पैसेज ब्लॉक हुआ है विंड पाइप का उसको खोलने के लिए हम लोग इनहेलर दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं, इनहेलर दे सकते हैं। इनहेलर को टिपिकली हम लोग रोटाहेलर भी बोल सकते हैं, इनहेलर और रोटाहेलर। और ये क्या होते हैं, टिपिकली ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर। तो ये क्या करते हैं, जो भी ब्रोंकाई है उसको ओपन कर लेते हैं जिससे जिससे पैसेज बढ़िया से खुल जाए और उसके बाद से एयर उसमें पास होने लगे और ब्रीथिंग हम लोग की नॉर्मल हो जाए। तो इसको हम लोग ब्रोंकियोडायलेटर दे सकते हैं। और साथ साथ ही साथ क्या क्या दे सकते हैं, साल्बुलेमॉल दे सकते हैं, साल्बुलेमॉल, जो कि क्या है, एस्थलीन है। अब ये हम लोग ट्रीटमेंट देख सकते हैं साल्बुलेमॉल के साथ साथ इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं डेरिफाइलिन का। डेरिफाइलिन कॉमन है, इंडिया में यूज किया जाता है, और डेरिफाइलिन के साथ थियोफाइलिन भी हम लोग दे सकते हैं, थियोफाइलिन। तो ये टिपिकली ब्रोंकियोडायलेटर्स ये भी होते हैं एक तरह के, तो ये हम लोग इससे टिपिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हो गया ब्रोंकियोडायलेटर थ्रू इनहेलर। और क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है। तो एंटीबायोटिक्स प्लस एंटी एलर्जिक का कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है अस्थमा के केस में। और इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे जैसे इसका डायरेक्ट एलर्जी के कांटेक्ट में होने से बचाया जाए व्यक्ति को, और ये भी जो भी है सिम्टम बेस इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये हम लोग एलर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, तो बस इतना ही था। थैंक यू गाइस।